वैसे तो हमारे देश में बहुत से हॉन्टेड प्लेस हैं, लेकिन इस लिस्ट में जिसका नाम सबसे ऊपर आता है वो है भानगढ़ का किला, जो कि बोलचाल में भूतों का भानगढ़ के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध है। भानगढ़ का किला राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। इस किले से कुछ किलोमीटर की दूरी पर विश्व प्रसिद्ध सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है। भानगढ़ 3 तरफ से पहाड़ियों से सुरक्षित है। किसी भी राज्य के संचालन के लिए यह उपयुक्त स्थान है। सुरक्षा की दृष्टि से इसे भागों में बांटा गया है। इस किले में कई मंदिर भी हैं, जिसमें भगवान सोमेश्वर, गोपीनाथ, मंगला देवी और केशव राय के प्रमुख मंदिर हैं। इन मंदिरों की दीवारों और खंभों पर की गई नक्काशी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह समूचा किला कितना खूबसूरत और भव्य रहा होगा। सोमेश्वर मंदिर के बगल में एक बावड़ी है, जिसमें आज भी आसपास के गांव के लोग नहाया करते हैं। भानगढ़ की कहानी बड़ी ही रोचक है। 16वीं शताब्दी में भानगढ़ बसाया गया था। 300 सालों तक भानगढ़ खूब फलता फूलता है। फिर यहाँ की एक सुंदर राजकुमारी पर काले जादू के महारथ तांत्रिक सिंधु सेवड़ा आशिक हो जाता है। वो राजकुमारी को वश में करने के लिए काला जादू करता है, पर खुद ही उसका शिकार होकर मर जाता है। पर मरने से पहले भानगढ़ को बर्बादी का श्राप दे जाता है और संयोग से उसके 1 महीने के बाद ही पड़ोसी राज्य अजबगढ़ से लड़ाई में राजकुमारी सहित सारे भानगढ़वासी मारे जाते हैं, जिससे भानगढ़ वीरान हो जाता है। तब से वीरान हुआ भानगढ़ आज तक वीरान है और कहते हैं कि उस लड़ाई में मारे गए लोगों के भूत आज भी रात को भानगढ़ के किले में भटकते हैं, क्योंकि तांत्रिक के श्राप के कारण उन सब की मुक्ति नहीं हो पाई थी। तो ये है भानगढ़ की कहानी, जो कि लगती तो फिल्मी है पर है असली। तो आइए अब हम आपको भानगढ़ के उत्थान से पतन तक की कहानी विस्तार से बताते हैं। भानगढ़ किले को अजमेर के राजा भगवंत दास ने 1573 में बनवाया था। भानगढ़ के बसने के बाद 300 वर्षों तक यह आबाद रहा। मुगल शहंशाह अकबर के नवरत्नों में शामिल और भगवंत दास के छोटे बेटे अंबर के महान मुगल सेनापति मानसिंह के छोटे बेटे राजा माधव सिंह ने बाद में इसे अपनी रिहाइश बना लिया। माधव सिंह के बाद उनका पुत्र छत्र सिंह गद्दी पर बैठा। विक्रम संवत 1722 में इसी वंश के हरि सिंह ने गद्दी संभाली। इसके साथ ही भानगढ़ की चमक कम होने लगी। छत्र सिंह के बेटे अजब सिंह ने समीप ही अजबगढ़ बनाया और वहां रहने लगा। यह समय औरंगजेब के शासन का था। औरंगजेब कट्टरपंथी मुसलमान था। उसने अपने बाप तक को नहीं छोड़ा था, तो इन्हें कहां छोड़ता। उसके दबाव में आकर हरि सिंह के दोनों बेटे मुसलमान हो गए, जिन्हें मोहम्मद कुलीच और मोहम्मद दहलीज के नाम से जाना जाता है। इन दोनों भाइयों के मुसलमान बनने एवं औरंगजेब की शासन पर पकड़ ढीली होने पर जयपुर के महाराज सवाई जय सिंह ने इन्हें मारकर भानगढ़ पर कब्जा कर लिया तथा मानसिंह के वंशजों को गद्दी दे दी। कहते हैं कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बेहद खूबसूरत थी। उस समय उनके रूप की चर्चा पूरे राज्य में थी और देश के कोने कोने के राजकुमार उनसे विवाह करने के लिए इच्छुक थे। उस समय उनकी उम्र महज 18 वर्ष ही थी और उनका यौवन उनके रूप को और निखार ला चुका था। उस समय कई राज्यों से उनके विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे। उसी दौरान वो एक बार किले से अपनी सखियों के साथ बाजार में निकली थीं। राजकुमारी रत्नावती एक इत्र की दुकान पर पहुंची और वो इत्रों को अपने हाथ में लेकर उसकी खुशबू ले रही थीं। उसी समय उस दुकान के कुछ ही दूरी पर तांत्रिक सिंधु सेवड़ा नाम का व्यक्ति आकर खड़ा हो गया और बहुत ही गौर से राजकुमारी को देखने लगा। सिंधु सेवड़ा उसी राज्य में रहता था और वो काले जादू का महारथी था। ऐसा बताया जाता है कि वो राजकुमारी के रूप का दीवाना था और उनसे प्रेम करता था। वो किसी भी तरीके से राजकुमारी को हासिल करना चाहता था, इसलिए उसने उस दुकान के पास आकर एक इत्र की बोतल जिसे रानी पसंद कर रही थी, उसने उस बोतल पर काला जादू कर दिया, जो कि राजकुमारी के वशीकरण के लिए था। लेकिन एक विश्वसनीय व्यक्ति ने राजकुमारी को इस राज के बारे में बता दिया।
राजकुमारी रत्नावती ने उस इत्र की बोतल को उठाया, लेकिन उसे अपने पास ही पड़े एक पत्थर पर पटक दिया। पत्थर पर पटकते ही वो बोतल टूट गई और सारा इत्र उस पत्थर पर बिखर गया, जिसके बाद वो पत्थर फिसलते हुए उस तांत्रिक सिंधु सेवड़ा के पीछे चल पड़ा और तांत्रिक को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मरने से पहले तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और वो दोबारा कभी जन्म नहीं लेंगे। ताउम्र उनकी आत्माएं इस किले में भटकती रहेंगी। उस तांत्रिक की मौत के कुछ दिनों बाद ही भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध हुआ, जिसमें किले में रहने वाले सभी लोग मारे गए। यहाँ तक कि राजकुमारी रत्नावती भी उस श्राप से बच नहीं पाई और उनकी भी मौत हो गई। एक ही किले में एक साथ इतने बड़े कत्लेआम के बाद वहां मौत की चीखें गूंज गई और आज भी उस किले में उनकी रूहें घूमती हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा खुदाई से इस बात के पर्याप्त सबूत मिलते हैं कि यह शहर एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है। फिलहाल इस किले की देखरेख भारत सरकार द्वारा की जाती है। किले के चारों तरफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम मौजूद रहती है, जिसने सख्त हिदायत दे रखी है कि सूर्यास्त के बाद इस किले में किसी भी व्यक्ति के रुकने के लिए मनाही है। भारतीय पुरातत्व के द्वारा इस खंडर को संरक्षित कर दिया गया है। गौर करने वाली बात यह है, जहां पुरातत्व विभाग ने हर संरक्षित क्षेत्र में अपने ऑफिस बनाए हैं, वहीं इस किले के संरक्षण के लिए पुरातत्व विभाग ने अपना ऑफिस भानगढ़ से दूर बनाया है। उनका मानना ये है कि इस किले के आसपास रहना भी अपनी मौत को दावत देना है। आसपास रहने वाले जितने लोग यहाँ रहते हैं वो साय होने से पहले अपने अपने घरों की तरफ चले जाते हैं। किले के परिसर के आसपास कोई नहीं रहता। तो ये थी कहानी भानगढ़ के भूतों की। अगली कहानी के साथ हम फिर लौटेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।